चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें एनालिसिस, इसको एनालाइज करते हैं सेक्शन 16 को। तो सबसे पहले तो ये कि कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए। इनकम टैक्स, ये जो है हमारा इनपुट टैक्स होगा, इसका क्रेडिट कौन ले सकता है। रजिस्ट्रेशन जो कराना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप बिल्कुल भी आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जीएसटी में। दूसरा, गुड्स और सर्विस जिसमें आप आईटीसी ले रहे हैं उसका इस्तेमाल आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर आप उसे पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो आईटीसी क्लेम कब करना है आपने, जो गुड्स और सर्विसेज जिस पर आपने इनपुट टैक्स दिया है, जिस पर टैक्स दिया है, उसका इस्तेमाल आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो सेक्शन 16(2) में क्या लिखा था, कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑन एन इनवर्ड सप्लाई ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो 6 कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्या, एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने टैक्स की पेमेंट करी है। तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपके पास बिल आया होगा, इनवॉइस आया होगा, उस पर आपने टैक्स का ब्रेकअप लिखा होगा। तो इनवॉइस होगा या रिवाइज इनवॉइस जो इशू किया है सप्लायर ने, और इनवर्ड इशूड बाय रेसिपिएंट रिसीविंग गुड्स और सर्विस अंडर फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज क्या होता है। सपोज मैं रिसीवर हूं तो जनरली क्या होता है, सप्लायर इनवॉइस बनाता है और टैक्स मेरे से लेता है, और सप्लायर कौन होता है, रजिस्टर्ड होता है। लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और मैं रजिस्टर्ड हूं तो कुछ सिचुएशन में उल्टा मुझे ही इनवॉइस बनाना पड़ेगा टैक्स का, और मुझे ही गवर्नमेंट के पास में टैक्स जमा कराना पड़ेगा, जिसे हम आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो या तो सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दिया हो या मैंने खुद ही इनवॉइस इशू किया हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज के हिसाब से मुझे ही टैक्स देना है। डेबिट नोट इशू किया हो सप्लायर ने, डेबिट नोट होता है, अगर वो डेबिट नोट है तो वो भी इनवॉइस की तरह ही ट्रीट होता है। तो डेबिट नोट इशू करा हो सप्लायर ने, या बिल ऑफ एंट्री हो कस्टम में, या उसी टाइप का कोई और डॉक्यूमेंट हो, या डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये फाइनल लेवल पर हमने पढ़ना है। तो ये 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों में 5-6 चीजें हैं। इन अगर ये हो तो इसका मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो आपके पास पहली रिक्वायरमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या डिटेल होनी चाहिए, ये तो पता चल गया डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में क्या डिटेल होनी चाहिए, तो अमाउंट ऑफ टैक्स, क्या क्या अमाउंट होना चाहिए। तो आप शॉर्ट में नोट करिए, कॉपी पर लिखिए कंडीशंस। सबसे पहले सेक्शन 61, उसमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, तो 16(1) में 2 ही चीजें लिखिए। एक तो रजिस्ट्रेशन, बस लिख लीजिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा सिचुएशन है कि हमारे पास गुड्स या सर्विस का इस्तेमाल बिजनेस पर्पज से हो, इसे शॉर्ट में नोट करना है। 16(2) में क्या लिखो, 16(2) में लिखो कंडीशन, उसमें लिखो ए कंडीशन की टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, है ना, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें लिख लो इनवॉइस और डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, या डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लिख लीजिए शॉर्टकट में, बस इनवॉइस होना चाहिए, या डेबिट नोट होना चाहिए, या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, शॉर्टकट में नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो लिखिए क्या क्या होना चाहिए। इस पे टैक्स का अमाउंट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, है ना, टोटल वैल्यू, जीएसटी नंबर होना चाहिए सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का, तो मतलब बोथ पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माल जा रहा है,
तो कहां पर माल जा रहा है, कहां पर सप्लाई हो रही है, वो प्लेस भी होना चाहिए आपके, प्लेस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है ना। तो ये आपको मेन उस डॉक्यूमेंट में चीजें होनी चाहिए जिससे आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। और बस इतना लिख लीजिए, नो आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड है तो कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स द डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर कहीं ना कहीं फ्रॉड से रिलेटेड है, मिस स्टेटमेंट है या फैक्ट को छुपाया गया है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए। तो आपको बस इतना लिखना, नो आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये रिवीजन के लिए या थोड़ी सी बातें याद रहे, हम पूरी क्लास का चीज को 2 मिनट 10 मिनट में पढ़ लें, तो उसके लिए है। तो कंडीशन फॉर आईटीसी में हमने क्या पढ़ा, रजिस्ट्रेशन पर्सन को, जो मैं कहूंगा वही नोट करने की जरूरत है आपको। तो रजिस्ट्रेशन पर्सन को आईटीसी कब मिलेगा, जब उसके अंदर उसके पास पोजीशन होगा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, और उसके पास क्या होगा, डिटेल होगा। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हमने पहला पढ़ लिया है ना, उसमें हमने पढ़ लिया कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या है। फिर हमने देख लिया उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि जो इनवॉइस है या डेबिट नोट है, उसकी डिटेल सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी। तो लिखो नंबर 2, ये जो कंडीशन है इसमें कि सप्लायर अपलोडेड डिटेल्स ऑन जीएसटीआर 1। ठीक है ना। तो जीएसटीआर 1 में उसने डिटेल डाल दी, क्योंकि जीएसटीआर 1 में डिटेल डालेगा तभी तो उसके पास आईटीसी के लिए क्रेडिट आएगा। ठीक है। प्लस उसमें लिख लो, प्लस डिटेल्स शोन इन जीएसटीआर टू बी। तो एक तो जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने अपलोड कर दी डिटेल्स, और वो कहां दिखाई दे रही है, कम्युनिकेट कहां हो रही है, जीएसटीआर टू बी, जो रेसिपिएंट के लिए वहां पर क्रेडिट में वहां दिखाई देगा कि ये माल उसने खरीदा है और उसके लिए अवेलेबल है। बस और सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझने की जरूरत है कि जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है रजिस्टर्ड सप्लायर। तो जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसकी मंथली क्वार्टरली बेसिस पर सप्लाई की सारी डिटेल आती है। अगर क्वार्टरली रिटर्न भरी जाती है, पेमेंट तो मंथली होती है, जीएसटी की पेमेंट मंथली होती है, लेकिन क्वार्टरली अगर रिटर्न फाइल होती है, उसके लिए अगर स्कीम ले रखी है सप्लायर ने, तो सप्लायर कैन फर्निश सच डिटेल फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो वो रिटर्न तो बाद में भरेगा, लेकिन वो पहले ही डिटेल डालता रहेगा ताकि आईटीसी लेने में रेसिपिएंट को कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ले सकता है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर टू पास ऑन द क्रेडिट टू रेसिपिएंट। तो ये आपको फैसिलिटी दे दी कि चलो रिटर्न तो आप 3 महीने बाद भरोगे, लेकिन अब 3 महीने तक आपका रेसिपिएंट वेट थोड़ी ना करता रहेगा, क्योंकि जब तक आप जीएसटीआर 1 में डिटेल नहीं डालोगे, वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 बी में दिखाई नहीं देगा, तो फिर वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, तो 3 महीने तक वेट करेगा क्या वो। तो उसके लिए है कि नहीं, आप हर शुरू के तीसरे महीने में तो आईटीआर ये जीएसटीआर 1 फाइल हो ही जाएगी क्वार्टरली है, शुरू के 2 महीने में वो दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन डालता रहेगा, सो दैट दिक्कत ना हो आईटीसी लेने में। जी याद रखिए, जीएसटीआर 2 बी एक ऑटो जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि हमें भरना है, वैल्यू डालनी है। वैल्यू हम किस में डालेंगे, भरेंगे किस में, इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 की मदद से जीएसटीआर 2 बी ऑटो जनरेटेड होगा कि जिसको हम सप्लायर लिखेगा मैंने इसे माल बेचा है, तो उसका जीएसटीआर 2 बी में दिखाई दे जाएगा कि भाई ये माल तुमने खरीदा, तो इसके लिए आईटीसी तुम क्लेम कर सकते। तो हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो गया, और क्या हो गया, डिटेल हो गई कि भैया ये डिटेल हमारी सारी की सारी कम्युनिकेट होनी चाहिए
GSTR 1 में, और उसके कोरस्पॉन्डिंग GSTR 2B में हमारे रेसिपिएंट के दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब ITC on such invoice debit note not reflected in GSTR 2B of the current month। अब मान लिया कोई ऐसा इनवॉइस है या कोई ऐसा डेबिट नोट है, मान लिया मैं खरीदार हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, मैं परचेजर हूं, मैंने माल खरीद लिया, लेकिन मेरी GSTR 2B में दिखाई नहीं दे रहा जो मैंने माल खरीदा है। सप्लायर ने कुछ नालायकी करी है, लेट डाला या जो भी करा, तो अब मुझे इस महीना में क्लेम नहीं कर रहा, तो अगले महीने दिखाई देगा तो अगले महीने क्लेम कर लूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। थोड़ा लेट हो गया वो, अगले महीने दिखाई देगा, तो ये नहीं है कि इस महीने का है तो मैं इसी महीने ITC ले सकता हूं। इस महीने अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है या सप्लायर लेट हो गया तो अगले महीने आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इलस्ट्रेशन करते हैं इसका। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। यहां दे रखा है विजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और उनको इनवॉइस मिले हैं 100 फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। उन्होंने जो रजिस्टर्ड सप्लायर है लेकिन माल खरीदते भी तो हैं, खरीदते बेचते दोनों काम करते हैं, तो इनके पास इनवर्ड सप्लाई मतलब जो खरीदा उसके 100 इनवॉइस आए हैं और उसमें GST है 10 लाख रुपए, और ये अलग अलग सप्लायर्स हैं, ये एक महीने के हैं, अक्टूबर के हैं। तो अक्टूबर में इन्होंने 100 इनवॉइस से माल खरीदा है जिसके ऊपर इन्होंने 10 लाख का GST दिया। इन 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस जिसकी GST 6 लाख है वो इनके सप्लायर ने GSTR 1 में डाल दिया। तो इनके सप्लायर ने GSTR 1 में डाल दिया तो इनके GSTR 2B में दिखाई देने लग गया। तो लिखा GSTR 1 फाइल्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट तक इनके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया और इसलिए इनकी GSTR 2B में दिखाई दे रहा है। Compute the ITC that can be claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B for the month of October to be filed by 20 November, assuming कि GSTR 10 लाख का एलिजिबल है पूरा का पूरा ये क्लेम करने के लिए। तो होता क्या है, परचेजिंग जो सेल करते हैं उसका रिकॉर्ड और फाइल कहां पर करते हैं हम लोग, GSTR 1 में, और वो परचेजर की GSTR 2B में दिखाई देती है। लेकिन अब है कि कुछ लेट हो गए तो 100 में से 80 इनवॉइस ही चढ़े और 10 लाख में से 6 लाख का ही हमें क्रेडिट दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, ITC जो क्लेम होगा अक्टूबर का वो अगले महीने की 20 तारीख तक हम जो भी रिटर्न फाइल करते हैं वो डेट वगैरह सब अभी आ जाएंगी अलग से चैप्टर में, कि हमें फाइल करनी है अक्टूबर की 20 नवंबर को, और वहां पर हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे 6 लाख रुपए, हम उसमें क्या दिखाएंगे 80 इनवॉइस जो GSTR 1 में आ गए हैं उसका अमाउंट 6 लाख है और ITC हम 6 लाख का क्लेम कर रहे हैं इसके लिए। और जो 20 इनवॉइस है जो GSTR 1 में नहीं आया उसका अमाउंट कितना है 4 लाख, लेकिन हम उससे क्लेम नहीं कर पाए। आउट ऑफ 10 लाख हम कितने का क्लेम कर रहे हैं ITC, 6 लाख। 100% ITC can be availed on invoice furnished by supplier in GSTR 1 जो GSTR 2B विजय सेल में दिखाई दे रहा है। As per the rules 36(4), the ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GSTR 1 and thus not being reflected in GSTR 2B of recipient cannot be claimed। इस महीना तो हम क्लेम नहीं कर सकते उसको। Thus in respect of 20 invoice which are not furnished, वो हमारे GSTR 2B में जो दिखाई नहीं दे रहा है हम उसका ITC अभी नहीं फिलहाल क्लेम कर पाएंगे, या अगले महीने आएंगे तो अगले महीने हम क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को। तो हम बात कर रहे थे कंडीशंस की। कंडीशन ITC क्लेम करने के लिए, पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, पोजीशन होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। दूसरी कंडीशन क्या देखी थी जिसके ऊपर अभी अभी हमने इलस्ट्रेशन किया कि GSTR 1 में सप्लायर सारी डिटेल डाल दे जो रिफ्लेक्ट हो जाए GSTR 2B में, ताकि वो GST
आईटीसी क्लेम कर पाए। चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? गुड्स या सर्विसेज मिली हो, रिसीव हो गई। ऐसा ना हो कि बोगस फालतू की बात करो, माल तो मिले ना तभी तो आईटीसी क्लेम करोगे। माल ही मिला ही नहीं, सर्विस ली नहीं, तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो तीसरी कंडीशन है, ये भी लिख लीजिए शॉर्टकट में। दो कंडीशन आप लिख चुके हैं, थर्ड कंडीशन लिख लीजिए कि माल मिल गया हो या सर्विस आपने ले ली हो। तो आईटीसी उन्हीं पर क्लेम कर पाएंगे जो माल आपको मिला है या सर्विस आपने ली है। तो थर्ड कंडीशन क्या है? माल मिल गया हो। ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल, एक सिचुएशन हम देखते हैं कि वहां पर ये थर्ड कंडीशन जो है माल मिल गया हो, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है उस सिचुएशन में। वो हम क्या देखते हैं? बिल टू शिप टू मॉडल। ध्यान से देखिएगा। अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए थर्ड पार्टी सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर बी हु परचेजेस द गुड्स फ्रॉम ए। मतलब ए ने बिल बी को दिया, माल सी को भेजा ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या हुआ मैं बताता हूं। ए ने बी को माल बेचा, ठीक है, माल कहां जा रहा था? बी के पास। बी ने इसे सी को भेज दिया। मीनवाइल अभी बी को माल मिला नहीं है, लेकिन बी ने इसे किसे भेज दिया? सी। बी ने ए को फोन करा और कहा भैया माल इसे भेजो। अभी बी को माल नहीं भेजा था, बी ने माल खरीदा था ए से, बी ने माल सी को भेज दिया, अभी बी को नहीं मिला और ए से कहा सी को भेज दे भैया, तो सी को भेज देगा ए। अब ऐसी सिचुएशन में इन इफेक्ट टू सप्लाई, तो यहां पर क्या है? अगर आप इस थर्ड कंडीशन को देखें तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन कहती है कि भैया माल मिलना चाहिए, आईटीसी क्लेम करना है। तो अब बी के लिए क्या है? बी के लिए परचेजेस भी है, सेल भी है। बी ने ए से खरीदा है, सी को बेचा है, तो बी ने जो ए से खरीदा उस पर वो इनपुट टैक्स देगा और जो सी को बेचेगा उस पर आउटपुट टैक्स लेगा और आईटीसी क्लेम करने की कोशिश करेगा। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि माल नहीं मिला तो नहीं मिलेगा आईटीसी। अब थर्ड कंडीशन के हिसाब से बी को तो माल ही नहीं मिला, तो बी को माल नहीं मिला तो उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत का समाधान यहाँ लिखा है कि ये माना जा रहा है यहाँ दो सप्लाई है। जो ए ने सी को भेजा है, तो ये मानो ए ने पहले बी को भेजा है, फिर बी ने सी को भेजा है, और ये मान लो कि बी को माल मिल गया है, क्योंकि ये जेन्युइन केस है। तो यहां लिखा है इस सिनेरियो में ए ने बी को माल दिया और बी ने सी को दिया, ये दो सप्लाई है इसमें। तो अंडर दिस मॉडल द कस्टमर हु रिसीव सच गुड्स डज नॉट एक्चुअली रिसीव द सेट गुड्स। या बी को असल में माल मिला ही नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो बी को माल मिल गया है, क्योंकि बिना उसके फिर वो आईटीसी नहीं ले पाए। For such cases, by virtue of explanation to section 16(2)(b), it is deemed that the registered person has received the goods। हम ये मान लेंगे कि माल मिल गया है। देखते हैं इसको। ए ने किसे माल भेजा? सी को सीधा, बी के कहने पे। लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे? ए ने पहले बी को माल बेचा, माल भेजा और फिर बी ने सी को भेजा, ऐसा। तो बी को भी आईटीसी मिलेगा। जो ए, भाई ए सी को थोड़ी ना इनवॉइस देगा, ए तो बी को इनवॉइस करेगा, बी सी को इनवॉइस करेगा। तो यहाँ बेसिकली दो सप्लाई है। तो बी को आईटीसी मिलेगा जो उसने ए से माल खरीदा है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि बी को माल मिल गया है। गुड सर्विस बीइंग रिसीव्ड सी, सी को मिला है तो सी भी आईटीसी क्लेम करेगा, सी को तो माल मिला ही है, तो सी को भी आईटीसी मिलेगा जब सी आगे से डी को बेचेगा। और अगर कंज्यूम कर लेगा तो नहीं मिलेगा, बेच देगा तो मिल जाएगा। कोई टेंशन है इसमें? देखिए, बद्री एक ट्रेडर है जिसने एक ऑर्डर दिया आत्मा राम को कि भैया मुझे कुछ सामान चाहिए, ठीक है। मीनवाइल बद्री को यही माल खरीदने के लिए चंपक से ऑर्डर आ गया और यही क्वांटिटी है सोडा ऐश की, यही चाहिए इसको। तो जो माल बद्री आत्माराम से खरीद रहा था वही उसने चंपक को बेच दिया, चंपक को चिपका दिया वही माल। अब बद्री ने आत्माराम से क्या कहा? ये माल सीधा चंपक को पहुंचा दो। और बदले में आत्माराम ने क्या करा? आत्माराम ने बद्री को इनवॉइस इशू कर दिया
क्योंकि बद्री तो परचेजर है, और उसने कहा कि चलो चंपक को माल पहुंचा दो। अब जो यहाँ बद्री है वो एक्चुअल रिसीव नहीं हुआ, बट इस रूल के लिए एज्यूम कर लिया जाएगा कि बद्री को माल मिल गया है और वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। तो गुड्स फिजिकली रिसीव नहीं हुआ बद्री को, लेकिन सेक्शन 16(2)B अलाउ करता है बद्री को कि भैया तुम आईटीसी क्लेम कर लो, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपको माल मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 2, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड से न्यू दिल्ली में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन बेंगलुरु। मतलब क्या हुआ कि भाई एक कंपनी है दिल्ली में, हेड ऑफिस है उनका, एक ब्रांच बेंगलुरु में, उन्होंने दिल्ली में एक कंपनी से बात करी कि भैया बेंगलुरु के जो कंप्यूटर है उन्हें ठीक करो। ये जी, अब क्या हुआ, जिस रिपेयर मेंटेनेंस वाली कंपनी दिल्ली में है उन्होंने दिल्ली वाले हेड ऑफिस को इनवॉइस दे दिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है माल या सर्विस आपको मिली हो। सर्विस तो दिल्ली में मिली नहीं, सर्विस कहां मिली है, बेंगलोर में। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन मान लिया जाएगा मिल गई है, क्योंकि हेड ऑफिस ही तो, ये हेड ऑफिस की तो है ब्रांच। तो यहां लिखा है कि जो डीईएफ ने दिल्ली में इशू कर दिया इनवॉइस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली में, लेकिन एक्चुअल सर्विस तो ब्रांच में हुई है, दिल्ली में तो हुई नहीं। लेकिन सेक्शन 16(2)B अलाउ करता है आईटीसी रिपेयर मेंटेनेंस का हेड ऑफिस को लेने के लिए, क्योंकि उसी के ब्याह पर आगे मिला। तो तीसरी कंडीशन समझ में आई। तो अब तक हमने 3 कंडीशन पढ़ ली। पहली कंडीशन, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में डाल दिया हो ताकि जीएसटीआर 2B रेसिपिएंट में दिखाई दे रहा हो। नंबर 3 कि रिसीट गुड्स या सर्विस रिसीव करी। कंडीशन नंबर 4, डिटेल ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कि मना ना कर रखा हो स्पेशली कि भैया आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें लिख लो आईटीसी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, है ना। आप इतना शॉर्टकट में लिख सकते हो 4th पॉइंट में कि आईटीसी के लिए मना नहीं कर रखा। अगर मना कर रखा है फिर आईटीसी कैसे लोगे आप, ठीक है। आईटीसी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो सेक्शन 38 क्या कहता है, सेक्शन 38 कहता है कि आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड इन केस वेयर द डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 जो है फर्निश्ड है और ये अवेलेबल नहीं होगी कुछ लोगों को। वो कौन है, ऐसे लोग according to ITC will not be available in respect of inward supply detail of which have been furnished by registered supplier। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मना कर रखा है, भैया आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। कौन है, मान लिया आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सपोज आपका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और आपने कुछ रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भैया एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, वहां से ही आप अलाउड है आईटीसी क्लेम करने के लिए, और आप वहीं से ही अलाउड है जीएसटी वगैरह की डीलिंग करने के लिए। तो अगर वो पीरियड नहीं है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए। दूसरा है कि सपोज आपने टैक्स की पेमेंट ही नहीं करी है, डिफॉल्ट करा आपने। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं रहे हो और आईटीसी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो नहीं हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आउटपुट टैक्स पेबल आपका जो है जीएसटीआर 1 के हिसाब से ज्यादा है ना, जो एक्चुअल में आपने दिया है,
GSTR 3B में मैंने बताया था, 3B में क्या करोगे, ITC क्लेम वगैरह करके टैक्स दोगे, लेकिन आपका टैक्स बनता ज्यादा है, आपने दिया कम, तो उस सिचुएशन में भी आपको ITC नहीं मिलेगा। Who has availed ITC of an amount that exceed the credit? आपने धोखे से या गड़बड़ करके जितना आपका GSTR 2B में क्रेडिट बनता है उससे ज्यादा आपने क्लेम कर लिया है, वो भी आप ITC और क्लेम नहीं कर पाएंगे। Who has defaulted in discharging the tax liability in accordance with the provision of section 49 read with rule 86B, that is who has discharged more liability from electronic credit ledger than prescribed? मतलब कुल मिलाकर आपने ज्यादा क्रेडिट ऑलरेडी अवेल कर लिया है, आपने टैक्स नहीं दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ITC, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, GSTR 1 में दिखाई दे रहा है, माल आपको मिल गया है, फिर भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेशली मना कर रखा है और किसी रीजन से आप क्लेम नहीं कर, कोई और स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन है जिसके लिए अगर गवर्नमेंट कहेगी तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपकी 4 कंडीशन अब तक हो गई। चौथी कौन सी लेटेस्ट आएगी, स्पेशली मना नहीं कर रखा है सेक्शन 38 में, तो अगर मना नहीं कर रखा है तभी आप क्लेम कर पाएंगे, मना कर रखा है तो नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 38 में मना कर रखा है, और ये फोर्थ पॉइंट क्या कर रखा है कि 38 में जिनको मना कर रखा है वो नहीं है आप, तभी आप क्लेम कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, टैक्स लेवाइबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। भाई ITC कब मिलेगा, जब वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। अगर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही नहीं तो ITC कहां से मिलेगा। तो इसे शॉर्ट में नोट करिए कि ITC जो सब टैक्स है वो गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा चुका है, तभी आप ITC क्लेम कर पाएंगे। तो फिफ्थ कंडीशन क्या है कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, जो सप्लायर है उसने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप तो रेसिपिएंट है, आप कहेंगे जी हमने तो सप्लायर को दे दिया, हमारा काम खत्म, हमें ITC दो ना। गवर्नमेंट कहती है कि तुमने सप्लायर को दे दिया लेकिन सप्लायर ने हमें नहीं दिया, इसमें चाहे तुम्हारी गलती है या नहीं, किसकी है, लेकिन हम नहीं देंगे ITC जब तक हमें नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवेलमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट ITC। सेक्शन 41 क्या है, ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ITC एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न, सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ले। आप खुद रिटर्न फाइल करेंगे और जितना आपका ITC का क्लेम बनता आप डालेंगे और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा आ जाएगा। जितना भी पैसा है इस पैसे का इस्तेमाल आप आउटपुट टैक्स को देने के लिए कर लेंगे। अब देखो आउटपुट टैक्स आपकी जेब में नगद आया, पेमेंट नहीं करनी पड़ी, जो ITC का क्रेडिट है उसका यूज कर लिया, बाकी ही देना है। ठीक है, अब ITC क्लेम कर लिया और मान लिया बाद में पता चला कुछ गलत तरीके से किया या गड़बड़ हो गई, तो रिवर्स भी तो हो जाएगा। तो रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर। इसी वजह से आपने ITC क्लेम कर लिया है, बाद में वो रिवर्स हो गया, बाद में फिर से क्लेम कर सकते हो जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। मतलब आपको कोई बेनिफिट मिला और बेनिफिट वापस ले लिया, वो बेनिफिट फिर से मिल जाएगा जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो रिवर्सल ऑफ ITC, if the tax payable corresponding to such ITC availed is not paid by the supplier, ITC so availed shall be reversed। अब देखो ये बात अजीब सी है, पहली बात तो हमारी कंडीशन में ये लिखा है कि जब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक ITC नहीं मिलेगा, लेकिन बाई चांस गलती से मिल गया तो इन्हें ये तो बताना पड़ेगा कि मिल गया तो रिवर्स भी हो जाएगा। पता चला आप कहेंगे जी कौन से सेक्शन में रिवर्स कर रहे हो, ये तो बताओ मैं कौन से सेक्शन के हिसाब से रिवर्स कर रहे हो। तो ये इसलिए हर चीज को डालना पड़ता है कि भैया चलो हम पहले कह रहे हैं कि बिना पेमेंट करे आपको ITC नहीं मिलेगा, मिल गया तो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आपको ITC मिल गया है लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचा है तो वो ITC रिवर्स हो जाएगा।
A registered person can avail ITC in GSTR 3B for a tax period in respect of such invoice debit note the detail of which have been furnished by the supplier. हमने देखा था, तो आप जब आईटीसी क्लेम करेंगे तो किस में करेंगे? जीएसटीआर 3B में। इसको जो जीएसटीआर 2B में दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई देगा? जो सप्लायर के जीएसटीआर 1 में था, ठीक है। However, if supplier does not furnish return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply till 30th September following the end of financial year in which the ITC in respect of such invoice debit note has been availed, the said amount of ITC shall be reversed by the said recipient. मतलब GSTR 1 में सप्लायर ने लिख दिया, GSTR 2B में दिखाई दे गया, रेसिपिएंट ने GSTR 3B अपनी फाइल करके क्लेम कर लिया आईटीसी, लेकिन GSTR 3B में सारा टैक्स वगैरह का सारा ट्रीटमेंट हो गया, तो सप्लायर भी तो अपनी GSTR 3B फाइल करेगा, उसने नहीं करी और साल खत्म हो गया और 180 दिन और निकल गए और 180 दिन नहीं, हाँ 180 दिन 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक उसने रिटर्न फाइल नहीं करी अपनी GSTR 3B, तो आपका रिवर्स हो जाएगा आईटीसी जो आपने क्लेम कर लिया, ठीक है। The said amount of ITC reversed by the said recipient while furnishing a return in GSTR 3B on or before 30 November following the end of such financial year. तो जो रेसिपिएंट है वो अपनी रिटर्न जो 30 नवंबर वाली फाइल करेगा, उससे या उससे पहले उसे रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। However, where the said ITC is not so reversed by the recipient, such amount shall be payable by the said person along with the interest. अगर मान लिया आपने रिवर्स नहीं करा तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और ये पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। रीअवेलमेंट ऑफ रिवर्स्ड आईटीसी वेयर द सेट सप्लायर मेक पेमेंट, तो ये रीअवेल हो जाएगा, सप्लायर ने पेमेंट कर दिया तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Thus, where the said supplier subsequently furnishes the return in GSTR 3B इस पीरियड का, तो वो अवेल हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2A, नाम बड़े चुन चुन के लाए हैं। झमकू एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और उसने चमकू को 10,000 रुपए का माल दिया है और 900 रुपए CGST, 900 रुपए SGST, 1800 रुपए का टैक्स लगाया। मार्च 2023 में इसने इनवॉइस रेज करा, तो सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, ठीक है। अब जमकू ने ये डिटेल GSTR 1 में डाल दी, ठीक है, और चमकू ने आईटीसी क्लेम कर लिया क्योंकि GSTR 1 में जमकू ने डाल दी डिटेल और उसने आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई टेंशन, आईटी मार्च में क्लेम सब हो गया। लेकिन जमकू ने अपनी जो GSTR 3B है वो सितंबर तक अपलोड नहीं करी, फाइल नहीं करी। अब क्या होगा, चमकू को ये 1800 रुपए रिवर्स करने पड़े। तो जब अक्टूबर मंथ की GSTR 3B फाइल करेगा चमकू 20 नवंबर तक, तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली जमकू ने अगर मान लिया अपनी GSTR 3B 20 दिसंबर को फाइल करी और उसमें बताया कि 900 रुपए का टैक्स था जो जमा भी करा दिया है, तो उसके बाद में चमकू दोबारा से उसको जो रिवर्स हुआ था उसे क्लेम कर सकते। क्लियर? तो चौथी कंडीशन क्या है कि वो रेस्ट्रिक्टेड हमारा ना हो, और पांचवी कंडीशन क्या थी कि टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को दे दिया हो। छठी कंडीशन है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करियो, जो अभी अभी हम देख रहे थे, रिटर्न फाइल भी तो करना जरूरी है। द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न इन GSTR 3B
अंडर सेक्शन 39 thus a taxpayer should file GSTR 3B to avail ITC on eligible inward supply। तो उसे अपनी GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी, रेसिपिएंट को भी, ITC जो क्लेम कर रहा है उसे भी, सप्लायर को भी, सबको। सिस्टम ऐसा बनाया रखा है कि सब लोग उसको करें। अब बात करते हैं गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। ITC available only on receipt of last lot. In case the goods covered under an invoice are not received in a single consignment but are received in lots, ITC can be taken only upon receipt of the last lot. मान लिया आपको एक बिल मिला, उसमें 1000 यूनिट है, 100 यूनिट करके आपके पास आ रही है, तो जब आखिरी लॉट आएगा उसी के बाद आप ITC क्लेम कर पाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, XYZ ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ABC से, 10 मेट्रिक टन केमिकल चाहिए 1,18,000 का, इसमें 18,000 का GST है, 1 लाख का प्राइस है। अगस्त के महीने में केमिकल का डिलीवरी होना था 3 महीने के दौरान लॉट्स में। ठीक है। ABC raises the invoice for the entire amount in August and XYZ also make the payment in the same month, but the supply is completed in November। इनवॉइस इशू हो गया, पेमेंट हो गई, लेकिन माल कब तक मिला? नवंबर तक। तो XYZ पेड द फुल अमाउंट इन अगस्त, लेकिन इसका ITC केवल कब मिलेगा? नवंबर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ये क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज along with tax within 180 days from the date of issue of invoice। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उसके 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट नहीं करी तो जो आपने ITC क्लेम किया है वो रिवर्स हो जाए। However, where a registered person who has availed of ITC fails to pay the supplier, तो जो पैसा नहीं दिया है पूरा या पार्टली 180 दिन के अंदर अंदर, तो वो रिवर्स हो जाएगा और वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही रिवर्स होगी। ये बात पहले भी हमारी आ चुकी है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही रिवर्स होगी। मतलब 10,000 का माल है, उस पर 1800 का GST है, पेमेंट हुई है 6,000, मतलब 6,000 की पेमेंट नहीं हुई, ऐसा मान, तो 60% की पेमेंट नहीं हुई 10,000 में से 6,000 की, तो 1800 का 60% कितना होता है? तो 1,080 रुपए आपका GST रिवर्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद इन 180 डेज अगर उसने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं दिया तो रिवर्स करना पड़ेगा जो भी ITC क्लेम किया, प्रोपोर्शनेट अलोंग विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। while furnishing the return in GSTR 3B immediately following the period of 180 days from the date of issue of the invoice। तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सबका अलग, अभी हम वो भी सब देखेंगे, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? ये जो 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की कंडीशन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स, ये कब अप्लाई नहीं होगी? सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज है, यहां पर रेसिपिएंट ही है सारा करता धरता, वही सप्लाई कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वही टैक्स दे रहा है, वही इनवॉइस इशू कर रहा है। डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन स्केड्यूल 1 हमने पढ़ा था, एक स्केड्यूल 1 है, वहां पढ़ा था जैसे स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, मेरी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से मेरा ब्रांच में माल जा रहा है, तो वहां तो पेमेंट ही नहीं है, मेरा माल मेरे पास ही जा रहा है मेरे ब्रांच में, तो वहां पर ये बात लागू नहीं होगी 180 दिन वाली। एडिशन मेड टू द वैल्यू सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी in relation to such supplies being incurred by recipient of the supply as per section 15(2)(b। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर
कोई वैल्यू में एडिशन हो रहा है, सप्लायर का कोई पैसा है जो अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाई, तो वो अगर कोई रेसिपिएंट ने मान लिया खर्चा करा है सप्लायर का और वापस बाद में पेमेंट करना नहीं दिया, तो वो बात 180 दिन की उसके लिए अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये अप्लाई हो रही है केवल इनवॉइस और टैक्स की अमाउंट के लिए और किसी लाइबिलिटी के लिए नहीं हो रही है। तो बी और सी सिचुएशन में हम मान लेंगे कि पेमेंट हो गया, चाहे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो बी और सी में कोई लेना देना नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट PZP Limited withheld payment on a machine supplied by vendor till it could be rectified। अब मान लिया माल मिला मुझे, मैं खरीदार हूं और माल सही नहीं है, बढ़िया माल नहीं है, तो क्या मैं पैसे दे दूंगा? मैं कहूंगा माल ठीक नहीं है तो ठीक करो या दूसरा दो। 180 दिन निकल गए लड़ाई झगड़े में, अब क्रेडिट ले लिया था PZP ने, उसे रिवर्स करना पड़ेगा, पेमेंट कर ही नहीं तो भैया किस बात का आप ITC ले रहे हो, तो रिवर्स करना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ, वेंडर ने वो मशीन ठीक कर दी और PZP ने पेमेंट कर दी, तब वो क्रेडिट ले लेगा दोबारा से। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमारी पहले बात हो चुकी है जब हम सेक्शन देख रहे थे, सेक्शन 16(3). तो सेक्शन अभी तक सेक्शन 16(2) तक हम देख रहे थे, अब सेक्शन 16(3) स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लिखा है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया टैक्स कंपोनेंट पे, तो आपको ITC क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, आप जो टैक्स कंपोनेंट है, अगर आप उसका ITC लेते हैं, इसका मतलब वो तो आपकी कॉस्ट है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन उस पर लगाने का सवाल नहीं उठता है। और अगर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तब वो आपकी कॉस्ट है, तो ITC का सवाल नहीं उठता है। दोनों में से एक ही चीज आप कर पाएंगे। अगर आप ITC ले रहे हैं कैपिटल गुड्स पर, है ना, और प्लांटर मशीनरी जैसे, एंड प्लांटर मशीनरी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, तो ITC आपको नहीं मिल पाएगा। या तो आपको टैक्स कंपोनेंट पे या तो ITC लेना या डेप्रिसिएशन क्लेम करना, दोनों काम आप नहीं कर सकते। अब आप पूछ रहे थे ना कि टाइम लिमिट क्या है ITC की, तो हमने बात करी थी 30 नवंबर है, अगले फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, है ना, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो हमारी 30 नवंबर आएगी, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न की डेट, या 30 नवंबर जो भी जल्दी होगा, वो आपका टाइम लिमिट है ITC क्लेम करने। 31 मार्च को खत्म होने के बाद में 30 नवंबर तक का टाइम और भी है। ठीक है, तो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब 31 मार्च को जो साल खत्म हो रहा है उसके बाद की 30 नवंबर तक का आपके पास टाइम है। तो शॉर्ट नोट्स में आपने लिखा, एक तो GST कंपोनेंट पर ITC या डेप्रिसिएशन में से एक ही चीज मिलेगी आपको, वो नोट किया आपने। और दूसरा ये टाइम लिमिट क्या है ITC अवेल करने के लिए, 30 नवंबर सक्सीडिंग ईयर का, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी जल्दी हो। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका मान लिया इनवॉइस बना, मान लिया 30 मार्च 24 को, ठीक है, तो 30 मार्च 24 को इनवॉइस बना, तो ये साल खत्म हो गया 31 मार्च को, तो आपके पास ITC क्लेम करने के लिए 30 नवंबर तक का टाइम है ना। मान लिया इस इनवॉइस से रिलेटेड एक डेबिट नोट बनाया गया, डेबिट नोट बना एक, और डेबिट नोट बना 1 मई को इस इनवॉइस से रिलेटेड। अब वो डेबिट नोट की डेट 1 मई मानी जाएगी, ना कि 30 मार्च 30 मार्च। तो यहां लिखा है इन केस ऑफ डेबिट नोट, तो डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट देखा जाएगा, ना कि इनवॉइस का डेट, जिस इनवॉइस से रिलेटेड वो है। ये बात भी क्लियर है। एक्सेप्शन क्या है, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे हमने बात करा, कोई क्रेडिट रिवर्स हो गया
आईटीसी रिवर्स हो गया। हाँ, हमने कहा कब होगा, अगेन कब रिक्लेम कर सकते हो, जब वो पेमेंट करेगा। जैसे GSTR 3 भी उसने फाइल नहीं करी, पेमेंट नहीं दिया, रिवर्स हो गया। अब 2 साल बाद उसने पेमेंट करी, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते 2 साल हो गए 30 नवंबर खत्म, अब नहीं क्लेम कर सकते। तो इसलिए लिखा है कि अगर कोई पहले रिवर्स हो चुका है, रिवर्स होने के बाद दोबारा से क्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। तो उसमें एक लाइन नीचे लिख लो, नो टाइम लिमिट फॉर रीक्लेमिंग ओल्ड रिवर्स्ड आईटीसी। पुराना रिवर्स आईटीसी को रीक्लेम करने के लिए आपके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। 16(4) की टाइम लिमिट कब लगेगी, जब वो ओरिजिनली आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक डेबिट नोट है 7 जुलाई 2022 को इशू हुआ है। ओरिजिनल इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इनवॉइस तो 16 मार्च को इशू है, तो उसके लिए तो 30 नवंबर की डेट हो जाएगी, है ना। लेकिन जो डेबिट नोट है वो 7 जुलाई को है, तो इसकी डेट अगले साल 30 नवंबर 2023 हो। तो यहां लिखा है एज द इनवॉइस इज रिलेटेड टू ईयर 21-22, तो जो आईटीसी क्लेम करने के लिए डेट रहेगी वो 21-22 के हिसाब से रहेगी। तो इसकी डेट क्या रहेगी, 30 नवंबर 22, या जो भी एनुअल रिटर्न की डेट है, जो भी जल्दी हो। लेकिन डेबिट नोट के लिए जो डेट रहेगी वो 30 नवंबर 23 रहेगी उसके हिसाब से। क्लियर। हरक्यूलिस मशीनरी ने डिलीवर करी एक मशीन ने XYZ को, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं ये जीएसटी की। ठीक है। इन द मंथ ऑफ जनवरी अंडर इनवॉइस नंबर 49 डेटेड 28 जनवरी, तो इन्होंने 4,15,000 प्लस जीएसटी करके 28 जनवरी को इन्होंने इनवॉइस बनाया और रिटर्न फाइल कर दी। प्लस एंड अडेटिव ट्रायल रन्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ। तो वो ट्रायल रन चल रहे हैं और मशीन को सेट कर रहे हैं। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज was covered in a debit note raised in the month of April 50,000 plus GST। देखो डेबिट नोट क्या होता है, मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपको इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में मैंने माल बेचा जो था उसी से रिलेटेड कुछ और सर्विस दी और मैंने, लेकिन उसके लिए इनवॉइस देने की बजाय डेबिट नोट दे दी, है ना। तो डेबिट नोट दिया भाई, उन्होंने और एक्टिविटी करी, आपकी ट्रेनिंग करी, उसके लिए डेबिट नोट इशू कर दिया 50,000 प्लस GST। XYZ did not file its annual return for the financial year 22-23 till the end of November 23. The time limit to avail ITC in respect of tax paid on supply for invoice number 49. 49 invoice number क्या है, 28 जनवरी 2023, उसकी डेट क्या है 30 नवंबर 2023, प्रीवियस ईयर खत्म होने के नवंबर तक। लेकिन डेबिट नोट अगले साल में मिला है तो उसकी डेट क्या रहेगी 30 नवंबर 2024। ठीक है। restriction of ITC in proportion of taxable supply business purposes only। ITC आपका जो है, मान लिया आपने मिक्स माल लिया है, कुछ अपने लिए यूज कर लिया, कुछ बिजनेस के लिए यूज कर लिया, कुछ माल बेचा वो टैक्सेबल सप्लाई है, कुछ माल बेचा वो एग्जाम सप्लाई है, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। जितना आपका बिजनेस पर्पस के लिए है, टैक्सेबल है, उतना ही आपको आईटीसी मिलेगा, बाकी प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसी आइटम्स हैं, आईटीसी हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17 में। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, कि हमारा जो ब्लॉक क्रेडिट होते हैं वो क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने सेक्शन 16 पूरा कंप्लीट किया है, क्या कंडीशंस हैं हमारी आईटीसी क्लेम करने के लिए।